हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। हम लोग बात कर रहे थे बिहार ज्योग्राफी पर। बिहार का भूगोल हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार का भूगोल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बिहार के भूगोल में कुछ सामान्य परिचय हमने देखा था बिहार का, कि बिहार का सामान्य परिचय क्या है। बौद्ध कालीन, जैन कालीन समय की बात हमने की थी। बिहार का किस पुस्तक में प्रथम जो है उल्लेख मिलता है, वो चीज हमने देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ। देखिए, आधुनिक बिहार राज्य का गठन कहने का तात्पर्य हमारा ये है, इसके ज्यादा इतिहास में हम लोग नहीं जाएंगे, हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे ज्यादा। याद रखिएगा, हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे ज्यादा, हम लोग हिस्ट्री से कट के चलेंगे। लेकिन जब बिहार राज्य के गठन की बात आती है तो थोड़ा सा हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए। आखिर उस समय क्या ऐसा हुआ था और क्या चीजें चल रही थी, उसके बारे में हमें समझना होगा। देखिए, बिहार के बारे में हमने कहा था कि बिहार जो है एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था मगध। मगध एक बहुत विशाल साम्राज्य था। पाल वंश कह सकते हैं, या फिर मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक हुए, जैसे अशोक, है ना, उसी वंश के हैं। एक महान शासक देने वाला भारत वंश में बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य का जो अभी आधुनिक बिहार है, जो अभी हम लोग आधुनिक मानचित्र देखते हैं बिहार का, उस बिहार राज्य का जो गठन हुआ है, इसके पीछे भी थोड़ा इतिहास है। ज्यादा डीप इतिहास नहीं चलेंगे, क्योंकि जब हम लोग बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इतिहास में ज्यादा डीप में चलेंगे। अभी सिंपल और सटीक तरीके से समझते हैं कि बिहार राज्य के गठन का तात्कालिक क्या क्या प्रभाव रहा, कारण क्या बना। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है मुगल शासन के अंतर्गत था। अब जब मुगल शासन, आखिरी मुगल शासन जब चल रहा था बिहार में, उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आने वाला था, उससे पहले भारत में अंग्रेज का कंपनी स्थापित हुआ है। क्राउन से पहले, याद रखिएगा, क्राउन से पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हुआ। उसके बाद 1857 के बाद ये सीधा सीधा क्राउन के अंडर चला गया, भारत का शासन व्यवस्था। लेकिन क्राउन से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी था, जिसका काम था व्यापार करना, लेकिन व्यापार करने के दौरान ही वो भारत में सेनाओं को स्थापित करना शुरू कर दिया। और इसी सेना की स्थापना के कारण जो है भारत में चहुं ओर अंग्रेजों का एक क्या कह सकते हैं आप, जो मुगल कर रहे थे, सेम अंग्रेज भी वही चीज कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे थे। दोनों ने ही हमारे सांस्कृतिक, हमारे वैचारिक और हमारे एजुकेशनल धरोहर को तबाह किया। दोनों ने, चाहे वो मुगल हो चाहे वो अंग्रेज हो, दोनों ने ऐसा कार्य किया है। लेकिन अंग्रेजों का तरीका अलग था, मुगलों का तरीका अलग था। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बात करेंगे कि जो आज का आधुनिक बिहार है, वो आधुनिक बिहार का जो जनक है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार राज्य जो है, उसका जो पिता है, या फिर कह सकते हैं आधुनिक राज्य का जो गठन हुआ है, उसका जो फॉर्म है, वो तैयार किया था किन्होंने? तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किया था। लेकिन इसके पीछे जो थोड़ा सा इतिहास हुआ था, वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, बात करते हैं हम लोग अक्टूबर 1764 की। अक्टूबर 1764 की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा कि उस समय बंगाल और कलकत्ता का कुछ ज्यादा ही आधिपत्य था। मुगल शासन जब था, तो बंगाल और उसमें कलकत्ता का कुछ ज्यादा ही आधिपत्य था। तो अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के लिए अंतिम प्रयास जो किया, किसने किया? मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय। देखिए, वहां पर अंग्रेजों को भगाने के लिए, किसको? अंग्रेजों को भगाने, क्योंकि अंग्रेज मांग कर रहे थे वहां पर कि हमें कंपनी की स्थापना करनी है, हमें ये करना है, वो करना है। उनको भगाने के लिए 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ 3 लोग मिले। मीर कासिम आए सामने, ठीक है, उसके बाद अवध के नवाब आए,
उसके बाद कौन आए? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की जो सेनाएं थी वो तीनों की सेनाएं संयुक्त हुई और अंग्रेजों के खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहां पर मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को हरा दिया। खत्म कहानी। उससे पहले हारे थे अंग्रेज, हारे, भागे। दोबारा जब वो आए हैं मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, जब उन्होंने लड़ा इन तीनों से, सबको उन्होंने हरा दिया। और हराने के पश्चात तो पता ही है क्या होता है, जब हार गया भारत बिहार, तो अब क्या हुआ? मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगलों के जो सम्राट, मुगल सम्राट थे उस समय के, उनकी सेनाओं को क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया। इसी युद्ध को क्या नाम दिया गया? बक्सर का युद्ध नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसी को? बक्सर का युद्ध नाम दिया गया। 1764 में यह युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो है वो किनके किनके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और आपका अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसी युद्ध को नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। क्या नाम दिया गया? बक्सर का युद्ध 1764 कहा गया। आगे की पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, इसी बक्सर के युद्ध के बाद जब बिहार की सत्ता जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई, मतलब बिहार की सत्ता नहीं कह सकते हम लोग, यहां कह सकते हैं बंगाल प्रांत। बंगाल प्रांत की जो सत्ता है वो अंग्रेजों के हाथ में सीधे सीधे चली गई। अब बंगाल प्रांत, उस समय का जो बंगाल प्रांत हुआ करता था, अभी का बिहार, देख लीजिएगा ध्यान से, अभी का बिहार, झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 4 जिला मिलाकर बंगाल प्रांत बना था। ठीक है, बंगाल प्रांत बना था। अब ये 4 जो राज्य हैं, सॉरी जिला बोल दिया मैंने, ये जो 4 राज्य हैं, इन्हीं 4 राज्यों को एक नाम दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल प्रांत, जो कि अंग्रेजों के अंडर चला गया। कहता है इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। 1764 में क्या हुआ? युद्ध हुआ। मीर कासिम, अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो साहब ने किया, है ना। अब इसी को नाम दिया गया बक्सर का युद्ध। इसके बाद 1765 में अगर हम बात करते हैं तो एक संधि हुई जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि हुई। इसके अंतर्गत जो है मुगल सम्राट ने बंगाल किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। सौंपना पड़ता है ना, जब आप हार जाते हैं तो आपको अपना क्षेत्र जो है, जो क्षेत्र आपने हार लिया आपने, वो क्षेत्र आपको जो जिसने जीता उसको सौंपना पड़ता है। तो यहां पर देखिएगा उस समय जो मुगल सम्राट थे उन्होंने बंगाल को अब सौंप दिया। किसको? अंग्रेजों को सौंप दिया। कब? 1765 में। किस संधि के अंतर्गत? तो इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत। अगर हम बात करें मुगलों के शासन व्यवस्था जो है, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई, देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में गई है, अंग्रेजों की जो क्राउन मतलब रानी के हाथों में नहीं है। रानी के हाथों में तो 1857 के बाद, ये 1857 से पहले की कहानी है, स्टोरी है, इतिहास कहानी की तरह पढ़े जाने वाला एक विषय है जिसको हम कहानी की तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, समझिए, दिमाग लगाइए। मुगल का अंतिम जब समय आया, जब मुगल हारने पर आया, तो क्या हुआ? अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ना प्रारंभ की भारत में, और उसको खदेड़ा गया, भगाया गया। भागा, छुपा, फिर पैर पकड़ा, फिर आया, फिर लड़ा, 1764 में जीत गया। 65 में जब इलाहाबाद की संधि हुई तब मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। अब अंग्रेजों को सौंपने का मतलब होता है
कि मुगल सम्राट का जो नेतृत्व वहां पर चल रहा था या फिर जो शासन चल रहा था वो अब अंग्रेजों के शासन में चला गया। अब अंग्रेजों के शासन में इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेज वहां पर शासन करने लगे। अंग्रेजों की एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके हाथों में बिहार या बंगाल प्रांत की सत्ता चली गई और कह सकते हैं कि वहां पर जो शासन व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। और तब जो है कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, उस कंपनी ने, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया और कलकत्ता को देश की राजधानी बना दी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी कह दिए। इसी को क्या कह दिए हम, बंगाल प्रेसिडेंसी कह दिए। कहता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। पहला जो गवर्नर है बंगाल प्रांत का, जब अंग्रेज ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार को मिलाकर एक प्रांत बना दिया, तब जो है बिहार कह सकते हैं बंगाल प्रांत का जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो कौन बना है, रॉबर्ट क्लाइव बना। रॉबर्ट क्लाइव के बनने के बाद देखिएगा कि बिहार में और बंगालियों में क्या हुई, तो यहां पर लोगों में थोड़ी भावना बदलने लगी। अब भावना कैसी बदलने लगी, तो देखिएगा जैसे कि अभी के समय में चल रहा है, कहां चल रहा है, तो दक्षिण भारत में चल रहा है, वैसे ही कुछ भावनाएं जो है उस समय बंगाल प्रांत के अंतर्गत जो है पनपना शुरू कर दिया। लगभग 1905 1910 सब की बात है। उस समय तक जो है बिहारी और बंगालियों के बीच जो है एक भावना पनपने लगी कि बंगाली का वर्चस्व जो है वो बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब बंगालियों का वर्चस्व प्रारंभ हो गया, जैसे अभी महाराष्ट्र में देखते हैं बिहारी का के हीन भावना से देखा जाता है। अलग राज्यों में अभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने सिर्फ यहां कुछ दिया। आपको हम क्या करते हैं, आपका हाथ काट लेते हैं दोनों और दोनों पांव काट लेते हैं, आपको एक एस्थेटिक लेग लगवा देते हैं और आपको एक एस्थेटिक हैंड लगवा देते हैं। आप क्या कहिएगा, मालिक ने हमको बहुत कुछ दिया। कई लोगों की सोच ऐसी है, कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को बहुत कुछ दिया, आज ट्रेन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे आपका माल ढोने के लिए, आपका सामान ही ढोने के लिए उसने ट्रेन लगाया या फिर वो सारी चीजें की। भारत उतना सक्षम था, इसकी संस्कृति, इसकी ज्ञान, इसका विद्या उतना सक्षम था कि ऐसे लाखों साइंटिस्ट यहां पर खड़े हो सकते थे। हजारों साइंटिस्ट जो हैं अकेला नालंदा विश्वविद्यालय में बैठे हुए थे, जो कि ऋषि और मुनियों के वेश में हुआ करते थे। उनको मारा ना, तो खैर वो सब बात की चीजें हैं। तो हम बात करते हैं बिहार में उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या हुआ, तो बिहार और बंगाली, बिहारी और बंगाली के बीच जो है वो मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो गया। मनमुटाव जिसको कहते हैं ना, जनरली मनमुटाव शुरू हो गया। तो मनमुटाव के पश्चात क्या हुआ, बिहारियों में बिहारी होने की भावना उत्पन्न होने लगी। क्या उत्पन्न होने लगी, बिहारी की भावना उत्पन्न होने लगी और एक अलग राज्य की मांग की शुरुआत हो गई। कहता है कि बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व जो है वो स्थापित हो गया, वो बढ़ने लगा, जिस कारण से बिहारियों के प्रति जो है भेदभाव बरतना शुरू कर दिया। जिस कारण से बिहार में जो शिक्षित लोग थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित थे, शिक्षित बिहारियों के प्रतिक्रिया शुरू हुई। उसमें एक प्रतिक्रिया शुरू हो गई कि भाई हमको हीन भावना से देखेगा क्या, हम किसी मामले में उससे कम है क्या। तो हीन भावना जब देखने लगा तो बिहारियों में भी एक रोष उत्पन्न हुआ, एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और एक तरह की भावना उत्पन्न हुई कि हम जो है, बिहार जो है वो बिहारियों का है। बिहार किसका है, बिहारियों का है। शिक्षित वर्गों का ऐसा मन हुआ कि अब जो है ऐसे नहीं चलेगा। एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, एक भावना उत्पन्न हुई कि बिहार बिहारियों का है, कि भावना जो है वो प्रबल होने लगी, क्योंकि बंगालियों का जो है वो वर्चस्व बढ़ने लगा था।
और इसी वर्चस्व के कारण जो है बंगाली जो है उस समय के साम्राज्यवादी पसंद बंगाली जो थे वो बिहारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसी क्रम में देखिएगा कि दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, जिसमें इंग्लैंड के जो सम्राट उस समय के थे जो जॉर्ज पंचम थे वो भारत आए थे। कहां पर लगा था? दिल्ली दरबार। ठीक है, कौन सा? शाही दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहां आयोजित हुआ था? दिल्ली में। इसीलिए इसको नाम दिया गया दिल्ली दरबार। क्या नाम दिया गया? दिल्ली दरबार। याद रखिएगा, थर्ड दिल्ली दरबार है। इस शाही दरबार में बिहार, याद रखिएगा बिहार, जब बिहार की बात कर रहे हैं 1911 की बात कर रहे हैं, जब 36 की बात करेंगे तो अलग होगा। जब हम 11 की बात कर रहे हैं यहां पे उड़ीसा सहित की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उड़ीसा सहित की बात करेंगे। तो उस समय जो है जब जॉर्ज पंचम आए, इसकी मांग हो रही थी कि बिहार को जो है अलग कर दिया जाए। जिस बिहार में आज का जो वर्तमान का झारखंड और उड़ीसा है वो उस समय बिहार प्रांत था, या फिर बिहार में उसको सम्मिलित करके अलग करने की बात की गई। तो कहता है घोषणा कर दिया। कब घोषणा हुआ? 12 दिसंबर 1911 को सिर्फ घोषणा हुआ। क्या कह रहा हूं मैं? घोषणा हो गई, अभी अलग नहीं हुआ है, अभी सिर्फ क्या हुआ है? घोषणा हुआ है। कब? 12 दिसंबर 1911 को। इंग्लैंड का जो राजा था, जो किंग था जॉर्ज पंचम, बस उसने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया कि चलो बिहार जो उड़ीसा सहित है उसको बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार प्रांत, क्योंकि आप अगर आप देखिएगा इतिहास में तो बंगाल प्रांत जो है देश में सबसे बड़ा प्रांत हुआ है अंग्रेज के शासनकाल में। याद रखिएगा, बिहार जो बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। अब इसको तोड़ने की बात इसलिए आ गई क्योंकि शिक्षित बिहारियों की प्रतिक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी थी। किनकी प्रतिक्रिया? अब जब नॉलेजेबल जो पढ़े लिखे लोग हैं जब वो विरोध करने पर उतरते हैं ना, अच्छे अच्छों की सत्ताएं हिल जाती है ना। तो अभी जो भी चल रहा है, पढ़े लिखे लोग जो है वो काक भुसुंडी है ना, वो अलग ही लेवल पर है। अभी खैर कौवा बन चुका है। काक भुसुंडी जी तो बहुत महान थे लेकिन कौवा बन चुका है आज का। चलिए 12 दिसंबर 1911 को जब घोषणा हो गई तो बात करते हैं 22 मार्च 1912 का। देखिए 12 दिसंबर को घोषणा हुई लेकिन नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, नोटिफिकेशन मतलब पेपर तैयार करने में समय लगेगा ना। आज चलिए हमने घोषणा कर दिया कि चलो ठीक है इसका सरकार होगा। अब क्या होगा? पेपर तैयार होगा, पेपर तैयार होगा तो नोटिफिकेशन आएगा। तो करता है ना, जैसे अभी एग्जाम होने वाला था बीपीएससी का, है ना, अभी होगा बीपीएससी का एग्जाम। तो उससे पहले क्या हुआ था? घोषणा किया गया था कि बीपीएससी का एग्जाम होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए जारी किया गया, है ना। तो फिर फॉर्म भरे तो फिर क्या होगा? अब एग्जाम दीजिएगा तो फिर रिजल्ट आएगा। ये क्या है? प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस से चला। क्या हुआ? पहले घोषणा की गई 1911 में, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 1911 में। इसके बाद नोटिफिकेशन जो आया है वो कब आया है? 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब सच में जो है पेपर तैयार हो गया। अब बंगाल प्रांत से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। इसी कारण से 22 मार्च को जो है, इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में बनाया जाता है। बिहार दिवस जो है वो कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि बंगाल प्रांत से बिहार राज्य को अलग करने के लिए सूचना जारी की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वो कब किया गया था? याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को। तिथि याद रखिएगा, तिथि मिस्टेक कीजिएगा गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो तिथि को भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बंगाल प्रांत से बिहार अलग होने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय जो है, जो बिहार का सचिवालय, बिहार की राजधानी बनाई गई पटना को। किसकी कहां बनाई गई? पटना को, जिसको कि पुराना नाम पाटलिपुत्र था। क्या नाम था? पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो इसको जो है राजधानी बना दिया गया। इसका जो सचिवालय है, सचिवालय क्या करता है? तो आप लोग भी जानते होंगे, सचिवालय का फॉर्म तो भरते हैं।
लेकिन सचिवालय में क्या होता है, तो सरकार का सारा जो लेखा जोखा होता है सचिवालय में ही किया जाता है। तो बिहार सरकार बंगाल प्रांत से तो अलग हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया 22 मार्च 1912 को, लेकिन अब सचिवालय भी तो बनने में समय लगेगा ना, तो समय लगा कब, 1 अप्रैल 1912। देखिए 22 मार्च, याद रखिए 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन जारी हुआ, यहां पर नोटिफिकेशन हुआ। 12 दिसंबर 1911 को जो है 1911 को जो है वो घोषणा हुआ, घोषणा के बाद नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद कार्यभार संभालने के लिए सचिवालय जो है काम करना कब से शुरू किया है बिहार में, 1 अप्रैल 1912 को। कब किया है, सीक्वेंस देखिए और सीक्वेंस याद रखिएगा, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री है, ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूं कि कौन बना, कैसे बना, कहां बना, ये मैं डीप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पे फोकस करना है। तो आज का जो आधुनिक बिहार का मैप हम लोग देखेंगे, नक्शा देखेंगे, तो कैसे समझ में आएगा कि वो आया कहां से। तो पहले तो समझना होगा ना कैसे कैसे टूटा और कब टूटा है। तो क्या हुआ, यहां पर बिहार सरकार का जो सचिवालय है 1 अप्रैल 1912 से काम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जब बिहार उड़ीसा सहित राज्य काम करना शुरू किया, अब पटना कहां उड़ीसा कहां, काम करने में दिक्कत हो, सरकार को परेशानी हो, क्या किया गया, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार को किससे अलग कर दिया गया, उड़ीसा राज्य से अलग करके दो अलग अलग राज्य बना। बिहार उस समय का बिहार जो अभी का बिहार और झारखंड है, और उड़ीसा को इससे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, क्योंकि उड़ीसा वालों को काम करवाने के लिए कहां आना पड़ता, पटना सचिवालय आना पड़ता। तो परेशानियां बढ़ने लगी, इसी परेशानी को कम करने के लिए उड़ीसा को क्या किया गया, 1 अप्रैल 1936 को अलग कर दिया गया। हम पढ़ेंगे किस एक्ट के तहत अलग किया गया है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो आज का आधुनिक और वर्तमान बिहार है वो 2000 में 15 नवंबर 2000 को आ गया सामने में। 15 नवंबर 2000 को वो दिन था जिस दिन आज का जो वर्तमान बिहार है, अब ये तो आजादी से पहले 1936 47 से पहले की बात कर रहे थे अभी, अब हम 47 के बाद आ गए हैं, कब 2000 में आ गए। तो आजादी तो मिल चुकी है ना, जब आजादी मिल चुकी है हमें 15 नवंबर 2000 की अगर हम बात करते हैं, तो बिहार जो है वर्तमान स्वरूप जो अभी का बिहार है, जो अभी का वर्तमान बिहार है, वो स्वरूप में कब आया, 15 नवंबर 2000। वर्तमान बिहार में 38 जिले हैं, कितने जिले हैं, 38 जिला है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब अलग हुआ था झारखंड से तो इसमें 37 जिला ही था। कितने जिले थे, 37 जिला था। अब ये 38वां जिला कौन सा आया, तो जहानाबाद से टूटकर एक जिला बना अरवल जिला, जो 2001 में बना है। अब देखिए झारखंड कब टूटा, 2000 में टूटा। जब टूटा तो उसके बाद बिहार में 37 जिला ही था। कितना जिला था, 37 जिला था। लेकिन 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से टूटकर एक अरवल जिला जो है वो मिल गया, जो कि बन गया कितना, 38 जिला। बिहार में कितने जिले हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, याद रखिएगा, देख लीजिएगा स्टेटमेंट। वर्तमान बिहार में 38 जिला है, झारखंड से अलग होने के पर बिहार में 37 जिला था, बाद में जहानाबाद से टूटकर नया जिला अरवल बना। किससे टूटकर, तो जहानाबाद से टूटकर। यह भी पूछा जाता है कब बना है, 20 अगस्त 2001 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ, झारखंड से अलग होने के बाद कुछ महीना चला, कुछ महीना चलने के बाद एक नया जिला बना, और वो अरवल बना कब, 20 अगस्त 2001 को। अभी बस 38 जिला ही है बिहार में, अब 39 नहीं, और संभावना भी नहीं है 39 जिला होने का। अब जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, उस दिन अलग से हम लोगों को पढ़ना है, अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। हम लोगों का काम ही क्या है, पढ़ना, और लोगों का काम है तोड़ना। अब चलिए, अब ये विभाजन को हम लोग समझ लेते हैं। अब विभाजन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत विभाजन किया गया। देखिएगा, मैंने कहा था कि जब बात किया था हमने कि 12 दिसंबर
1911 को जो है घोषणा कर दी गई। अब घोषणा करने के बाद क्या होता है, जब देखिए जब सरकार कोई घोषणा करती है उसको विधानसभा, विधान परिषद या जहां पे विधान परिषद है वहां पर लोकसभा, राज्यसभा में पास करवाना होता है, बिल बनता है, बिल पास होता है ना। पास होने के बाद जो है उस पे मोहर लगता है, तब जाके जो है वो पूर्णतया जो है वो आकर सामने बैठता है। ऐसे नहीं हो जाता है जब देश और राज्य की बात होती है। तो कहता है कि पहली बार जब 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन हुआ था। नोटिफिकेशन हुआ था, अधिसूचना जारी हुई थी 22 मार्च 1912 को, अलग कर दिया गया और काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 1912 को काम करना शुरू कर दिया गया। ये जो टूटा था कब, जब थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था। कब, देखिए सीक्वेंस और डेट दिमाग से निकालिएगा नहीं, कब हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को। कब, 12 दिसंबर 1911 को, जब यहां पर थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था। कौन था यहां पर, जॉर्ज पंचम थे, और जॉर्ज पंचम ने बंगाल प्रांत को तोड़ा और एक तरफ ले आया बिहार उड़ीसा को, और एक तरफ ले आया बंगाल को। बंगाल प्रांत टूट गया। अब बिहार जब टूटा, उड़ीसा से जब बिहार अलग हुआ, वो कौन सा था, 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बिहार उड़ीसा को अलग करने के लिए किस एक्ट का प्रयोग किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का प्रयोग किया गया 1935। अधिकतर संविधान में जो धाराएं, अनुच्छेद हैं, वो सारे इसी से लिए गए हैं। वो जब पॉलिटी चलेगा तो उस समय आपको समझ में ज्यादातर आएगा चीजें। तो बिहार झारखंड, बिहार प्लस झारखंड था, और उड़ीसा ये जब अलग हुआ, उड़ीसा 1936 में 1 अप्रैल 1936 को, तो किस एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद जब 2000 की बात करते हैं, 15 नवंबर 2000 की बात करते हैं, जब बिहार और झारखंड को अलग किया गया, इसके लिए कौन सा एक्ट लाया गया, कौन सा एक्ट था, तो बिहार रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। कौन सा एक्ट, बिहार रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 15 नवंबर 2000 को पास किया गया, और इसी एक्ट के तहत जो है बिहार और झारखंड को क्या किया गया, अलग अलग राज्य का दर्जा मिला है, या अलग अलग राज्य बन गया। अब हमारे पास आ गया बिहार राज्य, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो चीज आज हमने बताया है, जो भी पॉइंट्स आज हमने आपके सामने रखे हैं, वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक भी इधर उधर नहीं होगा। आप इस पर फोकस कीजिए, आप इसको पढ़िए, चीजों को समझिए। कुछ पॉइंट्स मैं और भी जोड़ सकता था, लेकिन मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि आपको मैं उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है और जानकारी के लिए भी जरूरी है। कुछ चीजें आपकी जानकारी में भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जिस तरह से आप हमारे साइंस के वीडियो को प्यार दे रहे हैं, या फिर हमारे रीजनिंग के वीडियो को प्यार दे रहे हैं, या फिर मैथ्स के वीडियो को प्यार दे रहे हैं। उसी तरह से आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। और हमारे चैनल को, अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, और इसी से हमारा जो है मनोबल ऊंचा होता है, और इसी मनोबल से हम ऊर्जा के साथ आपके सामने आते हैं। और कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप लोग भर दीजिए, लाइक बटन को काला कर दीजिए। ठीक है, लाइक इतना कीजिए कि लाइक जो है सब तक पहुंचे। और अगर आपको और ज्यादा अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजें इसको, क्योंकि आप अपना भला करें तो साथ में दूसरों का भी भला हो। ठीक है, क्योंकि अपना भला तो सबका भला, तो सबका भला होगा तब भी अपना भला होगा। समाज में सबका भला तो अपना भी भला, और अपना भला तो सबका भी भला। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।